हरियाणा एक्सप्रेस देख रहे हैं यहां पर मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में हरियाणा से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण की हुई पहली बैठक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक। सीएम ने कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। हरियाणा सीएम ने सोमवार को किया संवाद। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के साथ किया संवाद। संवाद के दौरान उर्दू भाषा के संदर्भ में भी की गई घोषणा। चंडीगढ़ में बिजली संकट पर बोले सीएम चन्नी। केंद्र सरकार को लिखा पत्र। केंद्र सरकार से पंजाब में कोयला भेजने की कही बात। कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान आया सामने। कहा किसानों को पर नहीं है आने देंगे कोई समस्या। साथ ही सीएम केजरीवाल को बताया ज्ञानी। कोरोना महामारी में सुकून देने वाली खबर। 14 दिसंबर को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय गीत जयंती महोत्सव। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने दी जानकारी। और खबर की शुरुआत करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने आज चंडीगढ़ में प्राधिकरण की पहली बैठक की है और बैठक अध्यक्षता करते हुए सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 1 नवंबर से 2021 से विभिन्न विभागों द्वारा दी जा रही सभी योजनाओं और सेवाओं का लाभ केवल परिवार पहचान पत्र के माध्यम से दिया जाए। ये सुनिश्चित करें। साफ तौर पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने संवाद के दौरान यह बात कही। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को अपने आवास पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के साथ सीधे संवाद किया। इस दौरान उन्होंने उर्दू भाषा के संदर्भ में घोषणा करते हुए कहा कि जिन क्षेत्रों में जो भाषा बहुलता में प्रयोग की जा रही है उस भाषा को भविष्य में पढ़ाए जाने को लेकर योजना बनाई जाएगी। इससे उस क्षेत्रों के लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे पर जोर दिया और कहा कि प्रदेश में हमें अमन चैन और भाईचारे के साथ मिलकर रहना है। केंद्र और प्रदेश सरकार की अति पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष नजर है। ऐसे क्षेत्रों में विकास के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर किया जाएगा। भलाई में अभी तक जो ध्यान में आया है कि बहुत सी योजनाएं, बहुत सी स्कीम, चाहे वो मरकज सरकार की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, वो आती हैं योजनाएं। आगे कुछ तो उसका लाभ उठा लेते हैं, कुछ लोगों को पता ही नहीं लगता क्या योजनाएं हैं। तो ऐसी सब योजनाओं को लाभ सबको मिले, उसके घर तक वो योजना पहुंचे, इसके लिए एक स्कीम हमने बनाई है जो परिवार पहचान पत्र। यानी अभी तक तो व्यक्ति का आधार कार्ड बनता है आदमी का अपना इंडिविजुअल, तो जो इंडिविजुअल आधार कार्ड से आदमी जो अपना कोई काम उससे करा सकता है। अब परिवार में, फैमिली में किस चीज की कमी है, कोई रोजगार है कि नहीं है, कोई उसकी आमदन कितनी है, वो क्या काम करता है, उसके जो मेंबरान हैं परिवार के वो क्या क्या उसकी पढ़ाई की हुई है, जो छोटी उम्र के बच्चे हैं वो स्कूल में जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो ऐसे सब चीजों का उसमें लेखा जोखा एक परिवार का, फैमिली आईडी के नाते से होगा। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बीजेपी संकट को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में जो बिजली का संकट आया हुआ है उसे लेकर हमने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है कि जल्द से जल्द पंजाब में कोयला भेजा जाए और हम सब पंजाब में ब्लैकआउट नहीं होने देंगे। हम हर तरीके से इंतजाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में एक भी नहीं बिजली कट लगेगा। इसके साथ ही उन्होंने एनआरआई के प्रॉपर्टी रखवाली के लिए एक एक्ट लाने की बात भी कही है और कहा है कि आने वाले सेशन में वो एक्ट जारी होगा। इसके साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने निर्णय लिया है कि पंजाब के गांव और शहर लाल डोरे के अंदर जितने भी घर हैं, जो पुरानी आबादी है, जो जहां बैठा है, इनके नाम करेंगे। इस टीम का नाम रखा है मेरा घर मेरा नाम। इसके तहत किसी व्यक्ति का कोई पैसा नहीं लगेगा। लाल लाइन के जिहड़े अंदर लोग रहिंदे है उन्हां पास मालकी ते हक नहीं है।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਉਹੀ ਘਰ ਹੈ। ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜੇ ਕਦੇ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਆਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਲਾਲ ਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੈਵਨਿਊ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ, ਪਿੰਡ ਲਾਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਾਹਰ ਵਸ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਸੂ ਘਰ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਨਦ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਜੀ। ਐਸੀ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਸਨਦ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਦ ਮਤਲਬ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਐਸਡੀਐਮ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਨਦ ਦੇ ਰਹੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਦੇ ਦੇਵੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ। 15 ਦਿਨਾਂ बाद ऑब्जेक्शन जे कोई नहीं आता है तो ऐसी अगले दिन नाम कर देंगे। और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आज एक बार फिर कांग्रेस को घेरते हुए निशाना साधा है। अनिल विज ने कहा कि कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने के लिए सरकार तमाम कोशिशें कर रही है। गृह मंत्री बोले कि कांग्रेस को बोलने का अधिकार नहीं है, ये आतंकवाद कांग्रेस की ही देन है। इतने साल देश ने जो आतंकवाद झेला है वो कांग्रेस के राज में ही हुआ है। वहीं कांग्रेस को नसीहत देते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि अब सरकार पूरी ताकत लगाकर इन आतंकवादियों का फन कुचलने का प्रयास कर रही है, तो इसमें आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय सबको सरकार के साथ होना चाहिए, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला है। लखीमपुर खीरी मामले में विज ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें केंद्र में राज्य मंत्री होते हुए भी उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया है। हमारे कार्यकाल में सब बराबर हैं और सरकार निष्पक्षता से कार्यवाही कर रही है। ये कश्मीर में आतंकवाद को कुचलने के लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है और कांग्रेस को तो बोलने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस की तो ये देन है, ये जो इतने साल हमने आतंकवाद झेला वो कांग्रेस के राज में ही हुआ। अब सरकार पूरी ताकत लगाकर इन आतंकवादियों का फन कुचलने का प्रयास कर रही है। इसमें कोई आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय सबको, क्योंकि देश की सुरक्षा का मामला है, इसमें सरकार के साथ खड़े होना चाहिए।
उधर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने धान की खरीद को लेकर बयान दिया है। उन्होंने किसानों के हित में काम करने की बात कहते हुए कहा कि धान की खरीद प्रदेश में जारी है, किसानों को किसी तरह की समस्या नहीं आने दी जाएगी, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। पिछले सीजन के मुकाबले इस बार धान की फसल का ज्यादा उत्पादन हुआ है, मंडियों में ज्यादा धान की पहुंचने की संभावना है। वहीं सरसों की खेती करने वाले किसानों को अपील है कि वो डीएपी के बजाय दूसरे विकल्प आजमाएं तो अच्छी पैदावार होगी। इसके साथ ही कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ज्ञानी बताते हुए तंज भी कसा है। पिछले एक सप्ताह से बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से धान की आवक हो रही है और पेमेंट भी हमने शुरू कर दी है और इस वक्त जो है काफ़ी मात्रा में धान मंडियों में आ चुका है। और खुशी की बात यह है कि इस साल जो है धान हमारी उम्मीद के अनुसार को 15-20% पिछले साल से ज़्यादा आएगा, ज़्यादा किसानों को लाभ होगा, ज़्यादा हम पेमेंट करेंगे और सुचारू रूप से धान की मंडियाँ चल रही है। डीएपी को लेकर जो शोर हरियाणा में मच रहा है, किस तरह की स्थिति है? डीएपी कोई कमी है? देखिए, पिछले 15 दिन में हमने लगभग 8-10 लाख बोरी डीएपी के उपलब्ध कराए हैं। हमारे पास अभी भी 8-10 लाख बोरी का स्टॉक है और अभी तो बिजाई का वक्त भी नहीं आया है। सरसों की बिजाई 15 अक्टूबर के बाद होती है, गेहूं की बिजाई नवंबर और दिसंबर में होती है। तो कहीं शॉर्टेज का कोई विषय जब जरूरत होगी तभी आएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी भी किसान को किसी तरह की हम दिक्कत आने देंगे। इस अक्टूबर के अंदर हमारे पास हर ऑल्टरनेट डे पे एक रैक आ रहा है, नवंबर की भी हम प्रबंध करने जा रहे हैं। किसान भाइयों से एक जरूर मैं प्रार्थना करता हूं कि जो सरसों के किसान हैं वो डीएपी की बजाय अगर एसएस और एनपीके का प्रयोग करें तो तेल की मात्रा भी ज़्यादा आती है, फसल भी ज़्यादा होती है और उसको कीमत भी कम लगती है। प्रणाली को लेकर किस तरीके से बयानबाजी दोबारा शुरू हो गई है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी बयान आया है, किस तरीके से देखते हैं उनके बयान को? केजरीवाल जी ज्ञानी आदमी है। पहले वो दिल्ली के प्रदूषण को जब आता था दिवाली के आसपास पटाखे वगैरह जलाने से या व्हीकल पॉल्यूशन से, तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसानों को ब्लेम करते थे। अब क्योंकि पंजाब में चुनाव है, इस बार सारा जो ब्लेम है वो हरियाणा के किसानों पर डालने जा रहे हैं, जबकि हरियाणा में किसान पराली को नहीं जलाते। इक्का दुक्का घटना को छोड़ करके सारी पराली का सदुपयोग होता है। बेलर हमने दिए हैं, पराली का कंजम्पशन हमने किया है। और उधर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का बयान सामने आया है, जिन्होंने आरएसएस को गैर राजनीतिक संगठन बताया और कहा है कि इसके कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारी हिस्सा ले सकते हैं। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने आरएसएस को सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संगठन बताया। साथ ही परिवहन मंत्री ने यह भी कहा है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी राजनीतिक दलों के प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले सकती है तो सरकारी कर्मचारी राजनीतिक पार्टियों को चंदा भी नहीं दे सकते और ना ही कोई सरकारी कर्मचारियों से वोट मांग सकता है। ऐसा संगठन है, कोई पॉलिटिकल संगठन नहीं है, सामाजिक संगठन है। और समाज के, आप देखिए, समाज के हर क्षेत्र में संघ के लोगों ने बढ़ चढ़ काम किया। और संघ में ये नहीं कि कोई एक पार्टी के लोग हैं, ये तो सामाजिक संगठन, कोई काम कर सकता है संगठन में। और राजनीतिक गतिविधि, अगर कोई सरकारी मुलाजिम है, कोई काम करता है, किस क्षेत्र में है, तो ले सकता भाग। और जो निर्णय लिया है, मैं इसका स्वागत करता हूं और इसका इसलिए धन्यवाद करता हूं कि इस तरह से इस संगठन को नहीं बांधना चाहिए, पार्टी लेवल का नहीं है। ये धार्मिक, सामाजिक और समझता का एक प्रतीक है जो हर जाति, बिरादरी, धर्म, मजहब सबके लिए सब समान काम। उधर कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2021 मनाया जाएगा। जोश और पूरी श्रद्धा के साथ आजादी का अमृत महोत्सव होगा। 2 दिसंबर से 19 दिसंबर तक हरियाणा पेवेलियन, क्राफ्ट और सरस मेला, संत सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और शोभा यात्रा आकर्षण का केंद्र रहेंगे। बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन 48 कोस गांव में किया जाएगा। साथ ही ब्रह्म सरोवर पर भव्य प्रदर्शनी लगेगी। ये महोत्सव कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करते हुए मनाया जाएगा।
संप्रदायों से, विभिन्न धर्मों से, विभिन्न विचारधाराओं की जो संस्थाएं हैं वो यहाँ पर आएंगी। इस्कॉन है, चिन्मय मिशन है, आर्ट ऑफ लिविंग है, जियो गीता है, रामकृष्ण मिशन है, कुछ नाम मैं आपके सामने बता रहा हूँ। सिख गुरुज हैं, संत रविदास समाज से हैं। तो ये सभी संस्थाएं यहाँ पर आके अपना जो है एग्जीबिशंस लगाएंगी, जो उनके लिटरेचर है, पैम्फलेट्स हैं, बुक्स हैं, वो यहाँ पर होंगे। इसी प्रकार से एक जो नया प्रयास होगा कि 48 कोस में जो हमारा गांव आते हैं जहाँ पर कि महाभारत हुई थी, उन सभी इलाकों में कोई ना कोई कार्यक्रम होगा और उनकी भी एक समेकित एग्जीबिशन यहाँ पर लगेगी। और उसके अतिरिक्त आप जैसे जानते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, वो इस कार्यक्रम का जो मुख्य स्वरूप रहेगा उसके आधार पर रहेगा और उसमें विश्व गुरु भारत को लेके हम जो है सारे कार्यक्रम। उधर यमुनानगर में आज डेंगू के 10 और नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद यमुनानगर में डेंगू से प्रभावित मरीजों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। ये सिर्फ सरकारी आंकड़ा है, वास्तव में डेंगू प्रभावित मरीजों की संख्या इससे कई गुना ज्यादा है। तो लगातार जिस तरह से डेंगू मलेरिया के मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं, ऐसे में अगर हरियाणा के यमुनानगर की बात की जाए तो हरियाणा के यमुनानगर में लगातार मलेरिया के मरीज और डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं। लेकिन जो आंकड़े हैं वो अभी सिर्फ दर्शाए जा रहे हैं, लेकिन इनकी जो संख्या है कई गुना ज्यादा है। लगातार जो अस्पताल हैं वो मरीजों से भरे हुए हैं, लेकिन लगातार इस तरह के केस निकलकर सामने आ रहे हैं। मलेरिया डेंगू से लोग प्रभावित हो रहे हैं। सफाई सुरक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत है। हालांकि सूबे की सरकार के द्वारा तमाम इंतजाम भी कराए जा रहे हैं, लेकिन लगातार मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं। जनवरी से लेकर सितंबर तक 82,015 टोटल जो है वो मलेरिया की स्लाइड्स तैयार करी हैं, जिनमें से हमारे मलेरिया के 4 केसेस पॉजिटिव आए हैं। इसी तरह से रैपिड जो फीवर सर्वे था 18 से 30 सितंबर तक, इसमें 7224 स्लाइड्स बनाई गई, जिसमें से एक स्लाइड हमारी पॉजिटिव आई। जहां तक डेंगू का सवाल है तो टोटल अभी तक हमने इस सीजन में 936 सैंपल्स वो कलेक्ट किए हैं, जिनमें से हमारे आज तक जो है वो पॉजिटिव 52 पेशेंट जो है वो सीरोलॉजी से हमारे पॉजिटिव आए हैं। इनको बचाने के लिए हमने टोटल जो है हाउस टू हाउस सर्वे हमारी टीम ने सर्च किए हैं। वो 3,99,762 घरों तक हमारे जो वर्कर हैं वो पहुंचे हैं। 4718 लोगों को जहां पे हमारे लार्वा इसका डेंगू का मिला है उनको नोटिस जारी किए हैं। टोटल 1,83,453 कूलर चेक हुए हैं, जिनमें से 2882 में लार्वा मिला है। इसी तरह से जो टैंकी हैं, वाटर टैंक्स है, वो 3,30,501 चेक करे हैं, जिनमें से 285 में लार्वा मिला। और इसी के साथ हरियाणा के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर कुछ खास खबरों पर। क्या आप दुबले पतले